हेलो एवरीवन, आप सभी को रेमो का नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अब बिल्कुल टीयर 2 का एग्जाम देने के लिए तैयार हैं और उसी के रिवीजन में व्यस्त हैं। सो एसएससी सीजीएल 2024 मेंस अब बस कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगा। घंटों का मतलब है तो कल आपका एग्जाम 18 तारीख को है, कुछ लोगों का 20 को है, बट पढ़ने का ज़्यादा समय तो अब नहीं है। ऑब्वियसली आप लोग अपने सेंटर्स की तरफ रुख कर गए होंगे। तो लास्ट मिनट टिप्स क्या होनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो विनर माइंडसेट क्या होता है, क्योंकि कई बार चीज़ें आते आते भी एग्ज़ाम में नहीं हो पाती हैं या उस सिचुएशन को हम लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से हैंडल नहीं कर पाते हैं, हम ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँगा। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, ये वो समय है जब आपको ऑप्टिमिस्टिक होना है। तैयारी जैसी भी है, जितनी भी है, अगर मेंस में जाने का मौका मिल रहा है तो सुप्रीमली ऑप्टिमिस्टिक होके मेंस में जाना है। रूमी ने एक बात बोली है, वो बहुत ही जच रही है आज के लिए, आपके लिए। रूमी ने कहा है कि लिव लाइफ एज इफ एवरीथिंग इज रिग्ड इन योर फेवर। जिंदगी को ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे फेवर में रिग किया गया है। ठीक है। इट्स अबाउट बीइंग ऑप्टिमिस्टिक अबाउट एनी सिचुएशन, राइट। तो आप आज ऑप्टिमिस्टिक रहिए। आपने जो भी तैयारी करी है, जैसी भी तैयारी है, ये समय है ये बोलने का, यार हो जाएगा। जो भी तैयारी करी है अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा और हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ जाइए। ठीक है, क्योंकि उम्मीद अगर नहीं होगी तो आप डिप्रेस्ड होके जाएंगे, नेगेटिव होके जाएंगे तो और खराब करेंगे। लेकिन अगर आप ऑप्टिमिस्टिक होके जाएंगे तो एग्जाम में बेहतर करेंगे। जो आपकी तैयारी है कम से कम उसके हिसाब से आप करके आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि एक कॉन्फिडेंट बच्चा जो ऑप्टिमिस्टिक होता है, अगर उसकी प्रिपरेशन का लेवल ये है तो वो इस प्रिपरेशन लेवल पर परफॉर्म करके आता है। कभी कभी तो उसके ऊपर भी कराता है, राइट। समझ में आया कि नहीं? बिकॉज दैट कॉन्फिडेंस हेल्प्स इन सॉल्विंग। कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा, ऑप्शन एलिमिनेट कर ले जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप सुप्रीमली नेगेटिव हो गए तो आपकी परफॉर्मेंस का लेवल, आपका जो लेवल है उससे भी नीचे होगा। और ये तो नहीं होना चाहिए, तो गलत बात है। आप कम से कम अपने लेवल पर परफॉर्म करके आए। ठीक है। इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत जरूरी है, राइट। तो क्या बातों का ख्याल रखना है? सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इसका मतलब क्या है? देखिए, परीक्षा के समय होता क्या है कि हम लोग इतना ज़्यादा इनग्रॉस्ड होते हैं ना एग्ज़ाम के बारे में सोचने में। कई बार हम चलते चलते भी हमारे दिमाग में कंटेंट चल रहा होगा, मैथ का फॉर्मूला चल रहा होगा। अब क्या होता है कि जो आपकी सराउंडिंग है उसकी इतनी अवेयरनेस रह नहीं जाती, आप उतना कॉन्शियस नहीं होते उसके बारे में। जैसे मान लिया कहीं सीढ़ी से उतर रहे हो, सीढ़ी से उतर रहे थे, पैर जिस सीढ़ी पे पड़ना था उसके कहीं नीचे दूसरी सीढ़ी पे पड़ गया, पैर ही मुड़ गया। सड़क पे जा रहे थे, गाड़ी आ रही थी, आपने देखा ही नहीं, गाड़ी के आगे आ गए। ठीक है। तो ये सब चीजें, क्योंकि आप इस समय सराउंडिंग के बारे में कम सोच रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में कंटेंट वगैरह घूम रहा होगा। ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप मूव कर रहे हैं, जब भी आप उठ के चल रहे हैं, तो उस समय थोड़ा ख्याल रखिए अपना। भाई परीक्षा देने जा रहे हो, कुछ अनहोनी कर बैठो अपने साथ, पैर तोड़ लो, ये कोई अच्छी बात है क्या? ठीक है। कहीं गिर जाओ, नहीं। तो इसलिए अपने मूवमेंट का विशेष ख्याल रखना है। आपको परीक्षा तक खुद को सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, मूवमेंट वगैरह का ख्याल रखिए। सेंटर समय से पहुंचना है। कई बार क्या होता है, आप बहुत ही कट थ्रोट टाइम ड्यूरेशन लेके चलते हैं घर से, उस हिसाब से निकलेंगे कि आपको पहुंचने में कुछ भी दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लिया जाम लग गया, ट्रैफिक का इशू आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गई, 75 इश्यूज होते हैं, राइट। अब वो जो फैक्टर्स हैं वो भी आपको इनकॉर्पोरेट करने चाहिए जब आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो करने चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मुझे मेरी पहली जब जॉब की ज्वाइनिंग थी, इन्फोसिस में मुझे ज्वाइन करना था, तो मैं दिल्ली से मेरी ट्रेन थी, दिल्ली से बेंगलुरु की। दिल्ली में आ गया, टाइम से पहुंच गया, सुबह ही पहुंच गया था। और ट्रेन थी रात को 8 बजे, 8 PM। मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि थोड़ा टाइम से निकल जाना, ट्रेन अगर 8 बजे की है। तो मैं दिल्ली में एक जगह पर एक दोस्त के यहाँ रुका हुआ था। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करना, तुम 4 बजे निकल लेना वहां से।
तो मैंने कहा पापा यहां से बस 1 घंटे का रास्ता है रेलवे स्टेशन, तो मैं 1.5 घंटे पहले निकल जाऊंगा। ठीक है। पता है क्या हुआ? जम की बारिश हो गई उस दिन, अगस्त का दिन था और जम की बारिश हुई। सुबह सब मौसम साफ, दोपहर में मौसम साफ, शाम को ऐसी बारिश हुई कि मैं वो ट्रेन ही नहीं पकड़ पाया। निकला तो, लेकिन ट्रेन छूट गई। और ट्रेन छूट गई और मेरी ज्वाइनिंग थी, बहुत समस्याएं हुई। पहली नौकरी थी वो, उसको ज्वाइन करना था। फिर उस समय तक फ्लाइट से चलना शुरू ही नहीं किया था, सोचते ही नहीं थे कि फ्लाइट से भी जा सकते हैं। फिर समहाउ किसी तरह से जो है भाग दौड़ के पहुंचे वहां पर। तो मैं ये समझा इसलिए रहा हूँ कि कई बार हम लोग जब अपनी प्लानिंग करते हैं ना, वो जैसे मेरे साथ हुआ कि मैंने 1.5 घंटा मान के रखा था कि 1.5 घंटे का ही तो 1 घंटे का रास्ता है, 1.5 घंटे पहले निकलूंगा पहुंच जाऊंगा। और ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लिया आप किसी सवारी से जा रहे हैं, अब वो सवारी में वो पहिया भी पंचर हो सकता है, कुछ भी हो जाए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए सेंटर आप एडवांस में पहुंचिए। ठीक है, एडवांस में पहुंचने की कोशिश करिए। आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए उसमें आप कोशिश करो कि रिपोर्टिंग टाइम के 1 घंटे पहले पहुंच जाओ। ये मार्जिन लेके आपको चलना है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूरी है। ठीक है। इससे क्या होगा, पहले पहुंचना ज्यादा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। आराम से वहां पहुंचोगे, आराम से आप सेटल्ड रहोगे। जब आप देर से पहुंचते हो तो आप ऑलरेडी एक पैनिक स्टेट में होते हो, परेशान होते हो। देखा आपने कितनी बार बच्चे जाते हैं, लेट हो जाते हैं और सेंटर पे घुसने को नहीं मिलता है। तो 1 घंटे पहले पहुंच के वहां बैठ जाओ ना अपनी रिपोर्टिंग टाइम से, क्या दिक्कत है? अच्छा, पैनिक नहीं होना है। पेपर शुरुआत होती है तो शुरुआत में कई बार हम पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने से क्या होता है कि ना तो सही सवाल पिक कर पाएंगे, ना क्वेश्चन स्किप कर पाएंगे, बड़ी समस्याएं होती हैं। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना, पूरे पेपर के दौरान कभी पैनिक नहीं होना है। ये खुद को समझा के जाना, पैनिक नहीं होना है। कोई भी सिचुएशन होगी, आप उस सिचुएशन को लेकर रेस्पॉन्ड करेंगे, उस सिचुएशन में जो भी बेस्ट कर सकते हैं करेंगे, लेकिन हम पैनिक नहीं होंगे, हम घबरा नहीं जाएंगे कि यार आपको कुछ होना ही नहीं है, अब तो एग्जाम निकलेगा ही नहीं, अब तो कोई फायदा नहीं है। ये पैनिकिंग नहीं करनी है आपको। सवाल को स्किप करना है, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप स्किपिंग नहीं करोगे तो आप कम अटेम्प्ट करके आओगे। पेपर में जितने भी सवाल होंगे सबके मार्क्स आपको पता है बराबर हैं, 3 नंबर के हैं। तो जब हम स्किप करेंगे तभी हम पूरा पेपर देख पाएंगे। तो कोई भी सवाल अगर लॉन्ग है, कोई भी सवाल अगर आपको नहीं आता है या ज्यादा कैलकुलेटिव है, उसको आप छोड़ के स्किप करके चलिएगा, वो राउंड 1 का प्रश्न नहीं है। तो स्किप करने में बिल्कुल देर नहीं लगानी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्किप नहीं कर पाएंगे तो आप बड़े बड़े सवालों में उलझ जाएंगे कई बार, और छोटे छोटे सवाल आपसे छूट जाएंगे, इसलिए स्किप करना है। अच्छा, तुक्केबाजी रैंडम मत करना। रैंडम तुक्केबाजी का मतलब ये हो गया कि आपको लग रहा है कि आपके अटेम्प्ट कम है तो लाओ सब तुक्का ही मार देते हैं। कोई फायदा नहीं होगा तुक्केबाजी से इस तरीके से। ठीक है। तो अगर आप 2 ऑप्शन वगैरह एलिमिनेट कर पाते हैं, और उस केस में अगर आपकी इच्छा है कि जैसे जीएस का प्रश्न है मान लिया, आइडियली तो तुक्का नहीं मारना चाहिए, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं तुक्के का सहारा लेना ही पड़ेगा, अटेम्प्ट बहुत कम रह गए हैं, तो उस केस में कम से कम ये हो कि भाई 2 ऑप्शंस में अगर कंफ्यूजन हो, वो भी मैथ्स में नहीं, मैथ्स में तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है भैया, तुक्केबाजी नहीं करनी है। ठीक है। लेकिन अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया आपने जीएस में, और कई बार इंग्लिश में भी कंफ्यूजन हो जाता है ना, कि 2 ऑप्शन तक तो पहुंच गए, अब समझ नहीं आ रहा, तो उस केस में लगा सकते हो तुक्के, बट रैंडम नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि दो में भी अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये क्यों सही, मतलब किसी को ज्यादा वेटेज देना पड़ेगा। मान लिया 2 ऑप्शन मेरे पास बच गए, ए और बी। अब ए और बी में किसी रीजन से मुझे ए को वेटेज 50 से 51% करना पड़ेगा, तभी लगाओ। अगर यहां भी आप 50-50 ही हैं तो मत मारिए तुक्का, गलत भी हो सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, डीप ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में कई बार क्या होता है ना कि थोड़ा मन खराब हो जाता है, कोई सवाल उठाया, सारी केयर रखने के बाद भी कोई सवाल उठाया और वो सवाल में फंस गए, समय वेस्ट हो गया, तो घबराहट बहुत ज्यादा होती है कि टाइम बर्बाद हो गया। एक चीज का ध्यान रखना, डीप ब्रीदिंग, उस समय आप ऐसे डीप ब्रीथ करोगे तो इट रिलैक्सेस यू। तो डीप ब्रीथिंग करना जरूर है, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम इजंट ओवर अंटिल इट्स ओवर, इसका मतलब क्या है? कई बार क्या होता है कि पेपर के आखिरी क्षणों में 10 मिनट पहले मान लो, ऐसा लगने लगता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पैनिक स्टेट होती है, दिख रहा है कि भाई टाइमर चल रहा है, खत्म होने वाला है एग्जाम। तो उस समय एक्टिविटी हो ही नहीं पाती है, सवाल ही नहीं हो पाते हैं आखिरी 5-10 मिनट में। कई लोगों से उनकी एफिशिएंसी बहुत खराब हो जाती है। पर ये ध्यान रखना कि हर 10 मिनट की वैल्यू उतनी ही है, चाहे वो पहला 10 मिनट हो चाहे वो आखिरी 10 मिनट हो। तो जैसे आप बीच में कहीं 10 मिनट में परफॉर्म कर रहे थे, वैसे ही आपको आखिरी में भी करना है यार।
अपनी एफिशिएंसी पैनिक होके गिरा नहीं लेना है। आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने गए हो तो वो आखिरी के 10 मिनट में भी सवाल अटेम्प्ट करने हैं, पैनिक होके अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। और उस समय तक अच्छा फ्लो बन जाता है। अगर आप पैनिक नहीं होते ना तो अच्छा करेंगे। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम इज नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। तो आप ऐसा नहीं कि सरेंडर करके बैठ गए 5 मिनट पहले कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इतनी घबराहट होने लगती है ना कि फिर समझ ही नहीं आता है क्या करें। तो ये भी ध्यान रखना कि एग्जाम इज नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। दूसरा, एग्जाम के बीच में कभी भी ऐसा लगे कि मेरा पेपर खराब जा रहा है तो भी यही लाइन याद करना कि एग्जाम इज नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। अंत तक लड़ना है, ये योद्धा की पहचान होती है। बीच में थोड़े ना मैदान छोड़ के हार जाओगे, वरना तो मन हमेशा हरा देगा तुमको। मन से मजबूत बनिए और आखिरी सेकंड तक लड़ाई करनी है। आखिरी सेकंड तक आपको सवाल प्रश्नों को हल करना है, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। साइकोलॉजी में इसका नाम होता है संकन कॉस्ट फैलेसी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में सबके साथ हुआ है, इवन मेरे साथ भी हो चुका है। संकन कॉस्ट फैलेसी। संकन कॉस्ट फैलेसी क्या होता है कि जैसे हमने एक पर्टिकुलर प्रश्न उठाया और वो प्रश्न हम बनाने गए, ऑल्दो हमने स्किपिंग वगैरह सब जानते हैं, बट एग्जाम में हो जाती हैं गलतियां। संकन कॉस्ट फैलेसी होता है कि एग्जाम में ना एक सवाल उठाया, सवाल में टाइम वेस्ट किया, कैलकुलेशन वगैरह करी, लगा था हो जाएगा, नहीं हुआ, हमने इसमें 1.5 मिनट वेस्ट कर दिए लेट से। अब 1.5 मिनट वेस्ट करने के बाद मन में एक ख्याल आता है कि यार 1.5 मिनट हमने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया, अब तो इस सवाल को निकालने के लिए 30 सेकंड और दे देते हैं, 1.5 मिनट तो ऑलरेडी वेस्ट हो गया। तो जो वेस्ट हो गया आप उसको इतनी ज्यादा वैल्यू दे रहे हो कि आप इस सवाल को छोड़ ही नहीं पा रहे हो। तो संकन कॉस्ट फैलेसी ये कहता है कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर पिछला आपने उस सिचुएशन में क्या किया है या क्या इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसकी वजह से टिके रहना सही नहीं है, बल्कि इस मोमेंट के आगे का फैसला हमें लेना है। तो पोटेंशियल आगे का अगर मैं देखूं तो यार 1.5 मिनट में सवाल नहीं बना, मैं फंस गया, अभी भी मैं क्लूलेस हूं, तो इस लॉजिक से मैं इस सवाल को नहीं पकड़े रहूंगा कि चूंकि मैंने इसमें टाइम दिया है तो इसको बनाना ही बनाना है। ये ईगो नहीं लेके चलना है, ये संकन कॉस्ट फैलेसी नहीं होनी चाहिए, छोड़ दो। क्योंकि आप अगर एक नया सवाल ट्राई करेंगे ना उसमें भी टाइम लगेगा, यहां भी अभी टाइम एक्स्ट्रा ले ही रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये समय लेने वाला है, और बनेगा नहीं बनेगा इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि आप 1.5 मिनट में बना नहीं पाए इसको। तो इसको तुरंत ही छोड़ दीजिए, इस सवाल को तुरंत ही स्किप करिए। इस लालच में मत रहिए कि हमने 1.5 मिनट गंवा दिए हैं तो और गंवाएंगे। ये कुछ ही उस तरह से है जैसे सट्टेबाजी, सट्टेबाजी नहीं, जैसे आप मान लिया कहीं कुछ खेल रहे हैं गेम, ऑनलाइन खेल रहे हैं, तो एक बार जैसे होता नहीं कि आपने कुछ पैसे डाले और मान लिया पैसे हार गए, उसमें कुछ ऐसा हुआ, राइट, कुछ ऐसा गेम हो, तो आपको मन करता है थोड़ा और लगाएं। शर्त का मामला होता है, एक शर्त हार जाते हैं, लगता है दूसरी शर्त लगाएं क्योंकि कुछ पैसा तो चला ही गया, तो उस समय पैनिक स्टेट में हम और खर्चा कर देते हैं। एक तरह से नहीं करना है, सवाल को स्किप करना है। तो संकन कॉस्ट फैलेसी का शिकार आपको नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, आप बहुत अच्छे से सेंटर पे जाइए, पेपर दीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घबराने से आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है। थोड़ी बहुत बेटा नर्वसनेस होगी, बीइंग नर्वस इज ओके, नर्वस होने में कोई समस्या नहीं है। नर्वसनेस होती ही है बड़े दिन के पहले, बट नर्वस होना और इस नर्वस से बहुत घबरा जाना, इन दोनों में बहुत फर्क है। तो आपको घबराना नहीं है, बीइंग नर्वस इज ओके। तो ये भी मत सोचो अपने आप को कि यार बहुत ज़्यादा नर्वस क्यों हूँ, नर्वस क्यों हूँ, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। कीप रिवाइजिंग, अपना कंटेंट रखो और उसको रिवाइज करते रहो। इवन सेंटर पे भी जब जाओ तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा लोगों को देखो मत, जितना लोगों को देखोगे आपको उतनी घबराहट पैदा होगी। बेहतर है कि अपने वो नोट्स लेके जाओ कुछ और उसको रिवाइज करते रहो, उसी में घुसे रहो, फ्लो में रहोगे और वो ज़्यादा बढ़िया आपके लिए रहेगा। इट्स लाइक वार्मिंग अप, क्योंकि वहाँ इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना है तो वार्म अप करते रहो, लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है, अपना रिविजन वहीं पर जारी रखो, उसमें कोई बुराई नहीं है। एग्जाम में अगर आप एंड मोमेंट तक भी पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप ज़्यादा फोकस रहेंगे, लोगों को कम से कम देख के घबरा नहीं रहे, पैनिक नहीं हो रहे। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो उसको भटकने का मौका देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना रिवीजन एंड मोमेंट तक करो, कोई तकलीफ इसमें नहीं है, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भैया बाकी बेसिक चीज़ें हैं ना, एग्ज़ाम में जाने के पहले एक बार टॉयलेट वगैरह कर लेना, पता लगा एग्ज़ाम के बीच में ही सूसू लग गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो पहले ही अपना पानी कोई बहुत ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा ढकोर लिया पानी, है ना, पूरी बोतल ही उड़ा गए।
पानी पी लेते हैं, हाइड्रेट रहना है खूब, ज़्यादा ज़्यादा हाइड्रेशन नहीं, लाइट हाइड्रेशन काफ़ी है, बहुत पानी भी मत पी लेना, और टॉयलेट वॉयलेट करके जाना कि भैया बीच में थोड़ा गड़बड़ाए ना। अच्छा, रात को आज थोड़ा नींद का भी ख्याल रखना। नींद में क्या होता है ना, नींद के बारे में मेरी काफ़ी पीएचडी है एक तरह से। तो स्लीप क्या है ना, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि स्लीप एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। और स्लीप आपकी डिस्टर्ब हो जाती है अगर यू आर ओवर एक्साइटेड। अगर आप ओवर एक्साइटेड हो, या देर इज ए बिग डे टुमारो, तो वो बिग डे टुमारो होने से, लेट्स से यू हैव टू परफॉर्म, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में इतनी चीज़ें चलती रहती हैं कि हमें नींद यूजुअली नहीं आ पाती है। तो अगर आपको नींद मान लिया नहीं आती है, ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है। फर्स्ट डोंट गेट पैनिक, राइट, बिकॉज इट्स ओके नॉट टू स्लीप फॉर ए डे। मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैंने आईआईटी का अपना एग्ज़ाम दिया था, उस समय आईआईटी में प्री और मेंस करके हुआ करता था, आईआईटी जेई। तो मेरा प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के पहले मैं सोया ही नहीं था, नॉट इवन ए मिनट। एक मिनट की भी नींद मुझे नहीं आई थी, और मैं बहुत परेशान था सुबह कि क्या होगा, बट आई क्लियर्ड प्रीलिम्स। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नींद आए बहुत अच्छी बात है। और ये भी मत करना कि जबरदस्ती जाग गए, ये भी नहीं करना। इट्स बेस्ट टू स्लीप। लेकिन अगर मान लिया नींद किसी कारण से नहीं आ पाती है, तो इतना पैनिक नहीं होना है उसके बारे में। दूसरा, नींद लाने की कोशिश मत करना। अगर आप कोशिश करोगे सोने की तो सो नहीं पाओगे, बिकॉज योर माइंड इज एक्टिव, कह रहा है सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। मैं ये आईआईटी प्री वाले की रात को यही किया था, मैंने पूरी रात मैं यही सो जाया, कब नींद आएगी, कब नींद आएगी, नींद क्यों नहीं आ रही है, नींद क्यों नहीं आ रही, और इसलिए नींद नहीं आई। नींद ना एक नेचुरल प्रोसेस है, और आप माता जी के जब पेट के अंदर से तब से सो रहे हो आप। तो यहां पर ना दिमाग की जरूरत नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है, नींद अपने आप आ जाती है इफ यू आर रिलैक्स्ड। और आप बेड पे लेटे हो, यू आर रिलैक्स्ड, देन इट विल कम। नींद ऑटोमेटिकली आती है, आपको बस करना क्या होता है, आपको अलाउ करना होता है कि भाई बस आप वो एम्बियंस दे दो, आप अच्छे से लेट गए एक जगह एंड यू आर फीलिंग रिलैक्स, नींद आ जाती है अपने आप। इफ यू ट्राई टू उसको लाने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगी, नींद इज ऑटोमेटिक प्रोसेस। तो बहुत ज़्यादा ट्राई मत करना सोने का, इट्स बिहेव लाइक एवरी अदर डे। अगर आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, एक दिन ना सोने से कुछ नुकसान नहीं हो जाता है। बट आप रात को बैठ के पढ़ाई मत करना कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, इसलिए नहीं सोएंगे, आज रात भर सोएंगे नहीं, बिना सोए एग्जाम देंगे, बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप सो के जाओगे यू विल बी मोर रिलैक्स। अगर आप लेट से रात भर नहीं सोए तो माइट भी थोड़ा बहुत दिमाग डिस्ट्रैक्टेड होगा, एंड इट कैन हैम्पर योर परफॉर्मेंस अ बिट। सो इट्स बेटर टू स्लीप, स्लीप ऑन टाइम। स्क्रीन को रात को बहुत देर तक मत देखना। सुबह एग्जाम है तो स्क्रीन को आप टाइमली छोड़ देना, इफ पॉसिबल इवनिंग में ही छोड़ दो स्क्रीन, 6 बजे के बाद मत देखो तो बढ़िया है। रिलैक्स योर सेल्फ, और टाइम से फिर 10 बजे के आसपास आप बेड पे चले जाएं। ठीक है, होप कि अच्छी नींद आ जाए आपको, और फिर मॉर्निंग में उठें, फ्रेशन अप, और जाके बढ़िया सेंटर अच्छे से पहुंचिए। तो यही कुछ जानकारी मुझे आपको देनी थी। बाकी यार मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप सभी योद्धा हो, एग्ज़ाम की तैयारी आपने करी है इतने लंबे समय तक, और योद्धा विचलित नहीं होते हैं। तो मैं आपको योद्धा बोल रहा हूँ, और मैं यही कहूँगा ऑल द बेस्ट वॉरियर्स। आप एग्ज़ाम में जाइए, ज़बरदस्त तरीके से आप एग्ज़ाम दीजिए, घबराइए मत, अपने ऊपर भरोसा रखिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर क्रिएट मत करिए, जस्ट गो एंड एन्जॉय द एग्ज़ाम। एंड आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, और धन्यवाद। थैंक यू सो मच।